गुड इवनिंग। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर न्यू चैप्टर है बेटा, और इसमें हम हीट, टेम्परेचर, इन सारी चीजों को समझेंगे। और ये आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं, यस, जैसे थर्मोडायनेमिक्स की जब हम बात करेंगे तो वहां के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जब आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है दैट इज टेम्परेचर। इसको आपने पहले भी बहुत पढ़ा हुआ है। जस्ट ए क्विक रिकैप। टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस, और ये एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। सो टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हॉटनेस। किसी बॉडी को आप हॉट कह सकते हैं, लेकिन कंपेयर करके। यस, हो सकता है आप कहें ए, बी और सी, 3 बॉडीज आपके पास हैं। आपने कहा बी हॉट है, ठीक है, सी कोल्ड, फाइन, कोई इसमें बुराई नहीं है। बट अगर मैं टेम्परेचर के साथ, क्योंकि फिजिक्स में आपको कहीं ना कहीं से क्वांटिफाई करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर के साथ अगर मैं आपसे कहूं तो ये मैंने आपसे कहा, लेट्स से दिस इज 35 डिग्री सी एंड दिस वन इज 20 डिग्री सी, ओके, ए बॉडी। तो आपने कहा ये हॉट है, ये कोल्ड है, बिल्कुल बात समझ में आई। लेकिन जैसे ही मैं बात करूंगा सी की, और सी में सपोज मेरे पास टेम्परेचर है 45 डिग्री सी, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो अब आप इसे हॉट नहीं कह सकते, बिकॉज ये सी के कंपैरिजन में कोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये एक रिलेटिव टर्म है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर इज अ रिलेटिव टर्म। टेम्परेचर इज अ रिलेटिव टर्म। अब बात यह है कि ये भी समझ में आ गया कि रिलेटिव क्यों है। नेक्स्ट है, कई बार लोग टच करके बताते हैं कि किसी बॉडी में टेम्परेचर कितना है, ठीक है। कुछ केसेस के लिए तो ठीक है, बट जनरली ये बहुत रिलायबल नहीं है, ठीक। हाँ, इससे पहले हम आगे बढ़े, हम इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट जो होती है वो आपकी होती है केल्विन। और एक और यूनिट जो कॉमन यूनिट है, जो बहुत ज्यादा यूज में आएगी, वो आपकी है डिग्री सी, सेल्सियस जिसे आप कहते हैं। तो एक्चुअल में दो स्केल आपके, एक केल्विन स्केल और एक सेल्सियस स्केल, ये आपके टेम्परेचर पे चलेंगे, ठीक है। एक और टर्म, इससे पहले कि आगे बढ़े, उसको भी यहीं पे समझ लेते हैं, दैट इज नोन एज हीट। हाँ, कई बार लोग टेम्परेचर और हीट में कंफ्यूज होते हैं। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is transferred between two bodies to system or surrounding by virtue of temperature difference. कुछ बात समझ में आई? मैंने आपसे कहा एनर्जी ट्रांसफर, हीट क्या है? हीट एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हमेशा याद रखना बेटा, हीट जो है वो एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, या एक सिस्टम से सराउंडिंग पे, सराउंडिंग से सिस्टम पे मूव कर रही है, ठीक है। तो हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल स्टार के साथ लिख लीजिए, एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। एक जगह से दूसरी जगह जो एनर्जी जा रही है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। और हीट की यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट की ही हम बात करते हैं जनरली, तो एसआई यूनिट आपकी हीट की हो जाएगी जूल। क्लियर? और अगर मैं यहीं पे डायमेंशन की बात कर लूं, तो डायमेंशन भी आप जूल वाली जो थी ml²T-2, जूल के करस्पॉन्डिंग ये आपकी डायमेंशन थी, ml²T-2 एनर्जी वाली जो थी, वो ही आ जाएगी।
तो थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ गया कि टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, और अब हम आगे बढ़ेंगे कि हम इस टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जनरली आपने देखा होगा कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज होता है, ठीक है। तो एक सिंपल डिवाइस दैट इज नोन एज थर्मोमीटर। अब ये थर्मोमीटर अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे कॉमन जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी जो कि टेम्परेचर के साथ लीनियरली रिलेटेड होती है, इस पे डिपेंड करते हैं। जनरली थर्मोमीटर जो हैं वो बेस्ड होते हैं एक ऐसे प्रिंसिपल पे जो लीनियर रिलेशनशिप जिनकी होती है टेम्परेचर के साथ। फाइन। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं कुछ प्रॉपर्टीज का आपको नाम दे रहा हूं। ओके, लिखिएगा। प्रॉपर्टीज दैट चेंजेस विद टेम्परेचर, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं। तो इसमें सबसे पहली जो है वो है लेंथ ऑफ सॉलिड। लेंथ ऑफ सॉलिड, तो आपने कोई स्केल ले लिया, मेटालिक स्केल, और आपने उसको टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसकी लेंथ में स्लाइट चेंज आ जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जिस पे बेस्ड हमारे थर्मोमीटर बन सकते हैं। फाइन। तो एक हमने कहा लेंथ ऑफ सॉलिड, दूसरा हमने कहा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और भी हम आपको बता सकते हैं। एक, जैसे हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, तो वहां पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमने यूज किया था। तो प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब अगर आप देखें, मैं यहीं पे आपकी इक्वेशन लिख दे रहा हूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया और लीनियरली रिलेटेड है, ठीक। तो इस पे आपके थर्मोमीटर बेस्ड हो सकते हैं जो आप बना सकते हैं। इसके अलावा एक और देख लेते हैं। ये आपका वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा। इस पे बेस भी आप थर्मोमीटर डेवलप कर सकते हैं। और एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसको डिटेल में तो क्लास 12th में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों टर्म आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, ये भी बेटा टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं, उनको यूज करके आप टेम्परेचर बता सकते हैं कि कितना चेंज टेम्परेचर में हुआ। फाइन, बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बेटा एक हमारे पास, ये वैसे आपने मैथ्स में भी शायद किया हो, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल, ठीक है। इस पे आप दो पॉइंट्स लेते हैं। एक तो आपके पास होता है, इसे आप आइस पॉइंट, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, और दूसरा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। ये वाटर, आइस और स्टीम सिस्टम जो है उसके लिए है। अब बेटा जब आपने सेल्सियस स्केल बनाया, ठीक है, तो आइस पॉइंट को आपने कहा ये 0 डिग्री सी है, और बॉइलिंग पॉइंट को आपने डिफाइन किया 100 डिग्री सी। कभी ना कभी तो इसकी शुरुआत हुई ना। तो टोटल जो डिफरेंस था दोनों पॉइंट के बीच, वो हमने डिग्री सी में, जब आप कहते हैं
डिग्री सी या सेल्सियस स्केल की जो बात होती है उसमें आप आइस पॉइंट को 0 डिग्री एज्यूम करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट को 100, और टोटल जो आपके पास डिफरेंस है इसको आप 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फाइन, 100 पार्ट्स में। तो इस तरह से आपका सेल्सियस स्केल बन जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो आपको पता है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, जब आप केल्विन स्केल की बात करते हैं तो आप कहते हैं आइस पॉइंट जो आपका है वो 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट जो आपका है वो 373 केल्विन। फाइन, और इस डिफरेंस को भी आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो आपको 1 केल्विन पता चल जाता है। 100 इक्वल पार्ट्स। हाँ, एक जो आपके पास है वो है फ़ारेनहाइट या डिग्री एफ। फ़ारेनहाइट स्केल की जब आप बात करते हैं तो यहां पर किसी को याद है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तो आपने कहा आइस पॉइंट को, और 212 आपने किसको कहा? चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, याद है नहीं याद है? 212 फ़ारेनहाइट आपने कहा बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट्स कैसे हो गया? पॉइंट कर लीजिए से। यस 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 यस, हाँ जी, 32 डिग्री एफ और 212 डिग्री एफ बॉइलिंग पॉइंट, और इस टोटल गैप को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 180 पार्ट्स में। और इसी से आपका कन्वर्जन आ जाता है। तो एक कन्वर्जन आपका था केल्विन इज इक्वल टू सी प्लस 273। फाइन, ये क्या है? डिग्री सी से केल्विन में कन्वर्जन के लिए है। तो एक ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा बेटा आपके पास है फ़ारेनहाइट स्केल। सो एफ जो है, एफ इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5 सी। ये आपका सी और एफ में कन्वर्जन। अलग अलग ढंग से लिखते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू एफ माइनस 32 इंटू 5/9। क्लियर? अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन कई बार बहुत कॉमन हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूं डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा सी, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपको समझ में आया? डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा सी, इसका मतलब आप टेम्परेचर डिफरेंस चाहे तो केल्विन में लीजिए चाहे डिग्री सी में लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में जो 2 पॉइंट, बिकॉज है क्या, आपने इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो उनके डिवीजन है वो बिल्कुल इक्वल है। तो अगर आप 2 पॉइंट्स लेंगे, आप इसे कह रहे हैं T1 और इसे कह रहे हैं T2, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को चाहे आप डिग्री सी में लिखिए चाहे केल्विन में लिखिए, जब आप डिफरेंस लेंगे तो दोनों का एग्जैक्टली सेम आएगा। फाइन। लेकिन जब आप बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की तो देखिएगा क्या होता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको K1 लिख रहा हूं। K1 इज इक्वल टू C1 प्लस 273 और K2 मैंने लिखा है C2 प्लस 273। फाइन, 2 इक्वेशन मेरे पास आ गई। 2 अलग अलग टेम्परेचर हैं T1 और T2, उनको मैंने इस वे में डिफाइन कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो K1 माइनस K2 इज इक्वल टू C1 माइनस C2। ये बात समझ में आई? और यही चीज मैंने यहां ऊपर लिखी थी, ठीक है।
अब जरा बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल पे, क्या ये बराबर होता है? तो आप लिखेंगे F1 इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5 C1 और F2 इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5 C2। कुछ बात समझ में आई? अब देखिए, आपने कहा सिर्फ दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो F1 माइनस F2 कितना हो जाएगा? 9/5 C1 माइनस C2। ओके, ये F1 माइनस F2 क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल में उन दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। और डेल्टा C क्या है? सेल्सियस स्केल में सेम T1 T2 जो हमने लिया है। तो यहां से आप कह सकते हैं डेल्टा F इज इक्वल टू 9/5 डेल्टा C, या इसी को मैं और भी कुछ लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 9/5 डेल्टा K। चेक कर लीजिए जरा। ठीक है जी। चलिए, इस पे एक छोटे छोटे एग्जाम्पल, ऐसे वैसे आपने मैथ्स में किए होंगे, तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल सबसे पहले हम कन्वर्जन का ही देख लें। ठीक, कैलकुलेट टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड इन केल्विन। ठीक है जी, सेल्सियस और केल्विन में आपको टेम्परेचर बताना है। मैं आपको टेम्परेचर दे रहा हूं, मेरा जो टेम्परेचर है वो है 60 फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर 60 फ़ारेनहाइट है, इसको आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस और यस। अब देखिए जरा फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा। तो फॉर्मूला हमने आपसे कहा था C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। ये वाला फॉर्मूला लगेगा बिकॉज हमें F नोन है, हमें C कैलकुलेट करना है। आप कोई भी एक याद कर लीजिए। हाँ, दोनों रीअरेंज करके दोनों याद करने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है। कोई एक याद कर लीजिए और उसमें वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। यस, तो यहां पे आप जब वैल्यू रखेंगे 5/9, F मैंने आपसे कहा 60 माइनस 32। ओके, तो ये आपका 5/9 इंटू 28 आ रहा है। 60 माइनस 32 28 हो गया। ओके, ये मेरा आ गया 140/9 डिग्री C। और 140/9 अगर आप देखेंगे तो ये आपका 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 15.55। चेक कर लो, चेक कर लो। आप चाहें तो 140/9 भी लिख सकते हैं। यस, 15.55 डिग्री। क्लियर? और जब आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड कर दीजिए, तो ये आपका 278.55 केल्विन। ठीक है जी, तो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट वे में, बिल्कुल सिंपल सा है। ये कैसे पूछा जा सकता है? आपसे कहा जा सकता है कि अगर हमने किसी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है, सो इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी फ्रॉम 0 डिग्री C टू 60 डिग्री C, मान लीजिए ऐसे कहा मैंने आपसे। ठीक है, कैलकुलेट change in temperature in Kelvin scale and Fahrenheit scale, दोनों में बताना है। तो सबसे पहले आपको केल्विन स्केल पे बताना है, फिर आपको फ़ारेनहाइट स्केल पे बताना है। ओके, तो अब यहां पे आपको डेल्टा C नोन है। क्यों मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे, वो डेल्टा C आपको पता है बेटा 60 डिग्री है। ठीक,
तो आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ मुश्किल ही नहीं है, डेल्टा के हमें पता है, डेल्टा के इज सेम एज डेल्टा सी, तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा। बट प्लीज ध्यान रखिएगा, जब आप टेम्परेचर डिफरेंस कहेंगे तो यहाँ आप कहेंगे 60 डिग्री सेल्सियस। हाँ, सेल्सियस में से सेल्सियस माइनस करेंगे तो सेल्सियस आएगा ना, यहां पे आप लिखेंगे 60 केल्विन, ये ध्यान रखना। ओके, हाँ, मैग्नीट्यूड तो उनका सेम आ रहा है, 60 60 दोनों में आ रहा है, लेकिन यूनिट डिफरेंट है, ठीक, बिकॉज डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा के। केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में जो डिफरेंस आता है वो एग्जैक्टली सेम आता है। अब बात आई किसकी, डेल्टा एफ की। तो डेल्टा एफ की जब मैं बात करूंगा तो डेल्टा एफ कितना हो जाएगा, 9/5 डेल्टा सी। कुछ बात समझ में आई? एक मेथड तो क्या है, 0 डिग्री को कन्वर्ट करो, 60 डिग्री को कन्वर्ट करो, वहां से भी आ जाएगा। दूसरा आप डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 60, दैट इज 108 फ़ारेनहाइट। क्लियर? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैंने आपको डिग्री सी में दिया, यही क्वेश्चन आपको फ़ारेनहाइट में दिया जा सकता है। टेम्परेचर डिफरेंस फ़ारेनहाइट में देंगे, डिग्री सी में पूछ लेंगे, यस, सेल्सियस स्केल में पूछ लिया जाएगा। नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बेटा एक हेडिंग डाल लीजिएगा या एक फॉर्मूला ही लिख लीजिए, ठीक है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अभी मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखाई थी, लेंथ, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वो सारी प्रॉपर्टीज थी। तो अब मान लीजिए मेरे पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, कोई एक्स, कोई भी है, ये एक्स जो है मेरी लेंथ हो सकती है, ये मेरा वॉल्यूम हो सकता है, ये मेरा रेजिस्टेंस हो सकता है, फाइन। अब मैं आपको कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, जिससे मैंने लिखा x0। जरा इसको समझिएगा, x0 क्या है, जो भी मेरी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 0 डिग्री सी पर, प्रॉपर्टी एट 0 डिग्री सी। तो अगर लेंथ है तो लेंथ एट 0 डिग्री सी, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सी। ये समझ में आया? फिर मैंने आपसे कहा x100, ये है प्रॉपर्टी एट 100 डिग्री सी, फाइन। और एक मैं आपसे कह रहा हूं xt, ये है प्रॉपर्टी एट t डिग्री सी। प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं ये सारे के सारे सेल्सियस स्केल पे आपको लिखा रहा हूं। अब एक फॉर्मूला है टेम्परेचर टी। एक्चुअली ये जो लाइन की इक्वेशन है वही है, बस इसको ऐसे ही याद रख लेंगे तो फटाफट आपके आंसर आ जाया करेंगे जब क्वेश्चन मिलेंगे। तो xt माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0 इंटू 100 डिग्री सी। तो ये टेम्परेचर निकालने का तरीका है। अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू 0 डिग्री, 100 डिग्री और t डिग्री पे पता है तो आप वो टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये तभी वैलिड है, ओनली वैलिड व्हेन property vary linearly with temperature। ठीक है जी। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरा फॉर्मूला इस तरह से बन सकता है, T इज इक्वल टू लेंथ एट टेम्परेचर T माइनस लेंथ एट टेम्परेचर 0 डिग्री C divided by length at 100 degree C minus length at 0 degree C multiplied by 100। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन सकता है, या बिल्कुल इसी को अगर मैं रेजिस्टेंस पे लिखना चाहूं तो T मैं कहूंगा, हाँ, यहां पे मेरे पास X जो है वो R रेजिस्टेंस लेंगे। प्रीवियस केस में मैंने x की वैल्यू को क्या लिया था, लेंथ। ये समझ में आ रहा है? वॉल्यूम होगा तो VT माइनस V0 अपॉन V100 माइनस V0 इंटू 100 हो जाएगा टेम्परेचर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो यहां पे टेम्परेचर मेरा हो जाएगा RT माइनस R0
अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। ठीक है, अब बिल्कुल आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये कहां से आ गया फॉर्मूला, तो जरा देख लेते हैं। अब इस फॉर्मूले को बेटा देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि ये मेरे पास कोई एक्स प्रॉपर्टी है और ये मेरे पास टेम्परेचर है। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेचर है डिग्री सी, ठीक। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने लीनियर रिलेशनशिप है तो मुझे प्लॉटिंग करनी है, तो लीनियर रिलेशनशिप की प्लॉटिंग जो है वो ऐसे आएगी, मान लीजिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी। हाँ बिल्कुल, एक मिनट, इसको हम स्ट्रेट लाइन कर ही लेते हैं, चलिए। ओके, ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई, फाइन। अब जरा सी समझिएगा कि मैंने आपसे कहा कि, अच्छा एक मिनट, इसको ना थोड़ा सा ऊपर ले लें बेटा। चलिए मैं यहां पे ले ले रहा हूं, क्योंकि आ, हो सकता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास कुछ वैल्यू उसकी आए, ठीक है। लेंथ है जैसे, तो आप कहेंगे कि लेंथ तो कुछ होगी। अभी आगे बात कर लेंगे, कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जब ना भी आए। ओहो, ये कहां से आ गया मेरे, एक मिनट बेटा। हाँ बेटा, अब मैंने आपसे कहा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरी वैल्यू जो है वो x0 है, क्लियर। और लेट्स से ये टेम्परेचर मेरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस पे मेरी वैल्यू जो मुझे दी गई है, मान लीजिए लेंथ है, वॉल्यूम है, जो भी वैल्यू है, वो मेरी x100 है, क्लियर। और एक वैल्यू मैं यहां कहीं पे ले रहा हूं, कोई भी मिड पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। ये मेरे पास T टेम्परेचर पे मेरी वैल्यू मुझे दी गई है xt। अब अगर आपको, हाँ मैं इसको चलिए यूज कर रहा हूं हाइलाइटर को, ये जरा देखिएगा, सिमिलर ट्रायंगल। हाँ जी, देखिए बेटा, एक आपके पास ये रहा, ठीक है, ये आपका कितना है 100 माइनस 0 वैल्यू, और ये वाली जो आम आपको ब्लू कलर से अभी जो मैं दिखा रहा हूं, ये आपकी हो जाएगी x100 माइनस x0। कुछ बात समझ में आई? सिमिलर ट्रायंगल के बेसिस पे अभी दूसरी आम भी आपको दिखा दूं मैं, इसको मैं क्या लिखूंगा, अच्छा ये ब्लू हो गया, एक मिनट में इसे रेड कर लूं बेटा, तो थोड़ा डिफरेंशिएट आप कर पाओगे। ये इसे मैं कह रहा हूं xt माइनस x0 वैल्यू, समझ में आ रहा है, y एक्सिस पे, ओके। और ये मेरा हो जाएगा t। कितनों को ये बात समझ में आ गई? t माइनस 0, ठीक है, ओके। ये ब्लू कलर वाला जो ये है वो 100 हो गया। अब क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है, स्ट्रेट लाइन है, सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं आपके, तो यहां पे मैं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दूं तो जल्दी से बता दो मुझे क्या आ जाएगा, x100 माइनस x0 अपॉन 100 इज इक्वल टू xt माइनस x0 अपॉन t, ये आ जाएगा। और यहीं से वो फॉर्मूला बना t इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, xt माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0
मल्टीप्लाइड बाय 100। कुछ बात समझ में आई? अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि x जो है वो किसी आइडियल गैस के लिए प्रेशर है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आपको पता है जब भी हमने ये ग्राफ देखा था तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया था, ठीक है ना? हाँ, अब यहां पर डिग्री सी में ले लें या केल्विन में ले लें, आपके ऊपर है, ठीक है? तो हमने आपसे क्या कहा, डिग्री सी में लेना। तो आपको T इज इक्वल टू PT माइनस P0। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये जीरो जो है ये डिग्री सी में है, केल्विन में मत ले लेना। 0 केल्विन पे प्रेशर 0 हो जाएगा। यस, तो वो आप ले ही नहीं पाओगे। P100 माइनस P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिग्री सी, ये आपका आंसर डिग्री सी में आएगा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। PV इज इक्वल टू एनआरटी में अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया तो P इज इक्वल टू NR अपॉन V इंटू T। ये आपका प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां पे हम टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लेंगे, लेकिन जब हम उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हम डिग्री सी वाली वैल्यू लेंगे टेम्परेचर के लिए। समझ में आ रहा है? यस, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। अब बेटा मैक्सिमम जो सब्सटेंस हैं हमारे, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस भी आप कह सकते हैं, उनको जब आप हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कूलिंग में। सबके साथ ऐसा नहीं है, कुछ रिवर्स बिहेवियर भी होता है, बट मैक्सिमम सब्सटेंसेस के बारे में अगर हम बात करें तो वो एक्सपेंड करते हैं हीटिंग में और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कूलिंग। ठीक है, तो बात ये आती है कि थर्मल एक्सपेंशन, नाम से क्लियर हो रहा है, थर्मल मतलब हीट के साथ रिलेटेड है, और एक्सपेंशन यानी उसमें हाँ जी कुछ इंक्रीज हो रहा है लेंथ में, एरिया में या वॉल्यूम में। फाइन, और भी चीजों में आप देख सकते हैं, बट यही इस टॉपिक पे हमें पढ़ना है। तो जनरल जो डेफिनेशन है थर्मल एक्सपेंशन की वो ये है कि द इंक्रीज इन द डायमेंशंस ऑफ अ बॉडी, the increase in the dimensions of a body due to increase in its temperature is called thermal expansion। तो बिल्कुल आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, increase in dimensions of a body due to increase in its temperature। और बड़ा आसान सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन समझने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन हो गई। अब जनरली आप जो 3 टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिस्कस करेंगे उसमें नंबर 1 जो होगा वो आपका कहलाएगा लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, अब यहां पे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहां एक्सपेंशन इन लेंथ की बात हो रही, लाइन की बात हो रही है ना, तो ये आपका हो गया एक्सपेंशन इन लेंथ, एक्सपेंशन इन लेंथ। तो इसको आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक थिन रॉड है। हाँ, थिन रॉड जिसकी लेंथ है, एरिया उसका नेग्लिजिबल है, मेटालिक रॉड आपने ले ली। अब आपने टेम्परेचर को रेज किया और इसकी लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीज आ गया, देख रहे हैं आपको, ब्लू से रेड कलर पे पहुंच गई। तो T1 टेम्परेचर इसे कह लेते हैं,
और T2 टेम्परेचर रेड पे कह लेते हैं। फाइन। और ये क्लियर है कि T2 इज ग्रेटर देन T1 अगर है तो आपकी लेंथ इंक्रीज कर गई टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। ओके, तो इसे आप कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन अगर लेंथ में चेंज आ रहा है। नेक्स्ट है आपका एरिया एक्सपेंशन। एक और नाम है सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं इसे, एरिया एक्सपेंशन। यहां पे क्लियर है कि आपका एक्सपेंशन इन एरिया होगा, एक्सपेंशन इन एरिया। अब जब आप बात करेंगे एक्सपेंशन इन एरिया की, तो मान लीजिए मैंने आप एक प्लेट ले ली, एक प्लेट ले ली इस तरह से, स्क्वायर प्लेट ले लीजिए, रेक्टेंगुलर कोई भी प्लेट ले सकते हैं। आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया और इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई। फाइन। तो आपने देखा कि यहां पर आपका जो लेंथ और विड्थ दोनों ही में चेंज आ गया, तो एरिया में चेंज आया। तो इसको आप कहेंगे 2D बॉडी होगी ना, 2D बॉडी। यहां पे भी आपके पास एक्चुअल में तो वॉल्यूम होगा ही होगा ना, डिस्क की कुछ थिकनेस होगी, बट थिकनेस इज वेरी वेरी लेस। तो यहां पर आपने अब देखा तो सिंगल डायमेंशन ना होके 2D बॉडी है आपकी। 2D बॉडी है तो आपके पास क्या होगा, एरिया होगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए जी। और बिल्कुल इसी तरह से थर्ड केस क्या आएगा, बिल्कुल सही, वॉल्यूम हो सकता है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको वॉल्यूम एक्सपेंशन लिख लीजिए। वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको स्क्वायर प्लेट दिखाई, ऐसा जरूरी नहीं कि स्क्वायर प्लेट हो, कोई भी रैंडम शेप की भी प्लेट हो सकती है। एरिया में चेंज अगर हो रहा है, जनरली आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो रेक्टेंगुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट, इस तरह के मिलेंगे जिनका एरिया आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। हाँ, रैंडम शेप क्यों दिया जाएगा जिसका आप एरिया ही कैलकुलेट ना कर पाए? तो आपको हमेशा ऐसा शेप दिया जाएगा जिसका आप एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे, उन्हीं पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन की जब आप बात करेंगे तो क्लियर है कि आपके पास कोई 3D बॉडी होगी। तो मान लीजिए मैंने इस तरह से एक 3D बॉडी बना दी, क्यूब, क्यूबॉइड, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब आपने टेम्परेचर को रेज किया, टेम्परेचर को रेज किया तो इसकी डायमेंशंस इंक्रीज कर गई बेटा। ये आप देखेंगे ये डायमेंशंस जो हैं वो इंक्रीज कर चुके हैं। फाइन। तो यहां पर वॉल्यूम में एक्सपेंशन आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये तो ठीक है, हमने समझ लिया कि लेंथ में एक्सपेंशन हो रहा है, एरिया में एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन ये हो क्यों रहा है? तो जनरली जो आपके जब पहले सॉलिड बॉडी की बात कर लेते हैं, फिर आगे भी बात करेंगे। तो सॉलिड बॉडी की जब आप बात करते हैं तो सॉलिड बॉडी में आपको पता है कि आपके जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं और सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, है ना? यस, और ये सब वाइब्रेट कर रहे हैं तो इनके पास एनर्जी रहती है, ये अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। जब आप हीटअप करते हैं तो इनके वाइब्रेशंस क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। एटम जो है वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करने लगते हैं और जब ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है इसका मतलब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो अब नया सेपरेशन कुछ ज्यादा हो जाता है, एवरेज सेपरेशन जो है वो ज्यादा हो जाता है। आप इसको बिल्कुल ऐसे भी समझ सकते हैं कि जाड़ों के दिनों में आप एक बेंच अगर आपके पास है तो उसमें आपके 4-5 फ्रेंड्स आराम से बैठ सकते हैं। ऑल्दो वहां पे स्पेस 3 की होती है, फिर भी यार ठंडा हो रहा है चल बैठ लेते हैं, है ना? और वहीं गर्मियों में आप बैठ के दिखा दिया, थोड़ा उधर चल, पता लगा एक ही बैठा हुआ है, दो ही बैठ पाते हैं, ठीक है। तो उस वही चीज ऑलमोस्ट यहां पर है कि जब उनको एनर्जी मिलती है तो उनके वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाते हैं और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो उनके बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा। भाई,
तो बिल्कुल इसी चीज पे बेस्ड है। आप इसको लिखना चाहें तो मैं आपको लिखा दूं, लिख लीजिएगा। एटम्स इन अ सॉलिड ऑसिलेट, एटम्स इन अ सॉलिड oscillates about their mean position. mean position मतलब equilibrium position. When temperature increases, amplitude, एम्पलीट्यूड मतलब उनके बीच जो मीन से मैक्सिमम डिस्टेंस था। ये जब वेव हमने पढ़ा था क्लास 10th में तब थोड़ा बहुत पढ़ा था, अभी आगे इसको डिटेल में पढ़ना है एसएचएम और वेव वाले चैप्टर में। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस एंड एवरेज सेपरेशन बिटवीन एटम्स इंक्रीजेस, राइट? एवरेज सेपरेशन बिटवीन एटम्स इंक्रीजेस। तो ये ध्यान रखिएगा कि हर डायमेंशन इंक्रीज होती है, फाइन। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा पार्ट नहीं था कि बहुत ज्यादा समझाने वाली चीज। अब एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लीनियर एक्सपेंशन की, फाइन। तो लीनियर एक्सपेंशन में अगर मान लीजिए मेरे पास एक लेंथ दी हुई है मुझे L, एक रॉड है और इस रॉड की लेंथ मुझे दी गई है L एट टेम्परेचर T, फाइन। अब मैंने अगर इसके टेम्परेचर को रेज कर दिया डेल्टा T अमाउंट से, और ध्यान से समझिएगा, डेल्टा T अमाउंट से टेम्परेचर को रेज कर दिया, तो नया टेम्परेचर क्या हो गया? T प्लस डेल्टा T, फाइन। तो इस लेंथ में कुछ चेंज आ जाएगा, और मान लीजिए वो चेंज जो है, चेंज इन लेंथ, ये मैं आपसे कह रहा हूं डेल्टा L है। चेंज इन लेंथ डेल्टा L है, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा? एक L लेंथ की आपने रॉड ली, उसको आपने हीट अप किया, T टेम्परेचर पे थी तो डेल्टा T अमाउंट और दे दिया, टेम्परेचर रेज कर दिया। मान लीजिए 100 डिग्री सी थी तो 101 कर दिया आपने। इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं। तो 1 डिग्री का चेंज आ गया। तो डेल्टा T कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो यहां पर डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। जितना आप टेम्परेचर रेज करेंगे उतनी ज्यादा आपकी लेंथ में चेंज आएगा। लीनियर रिलेशनशिप है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, फाइन। तो डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, और साथ में बेटा डेल्टा L, अच्छा एक चीज है, इसको हम कैपिटल L की जगह स्मॉल l कर लीजिए, थोड़ा सा लिखने में अच्छा हो जाता है। डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ पे भी तो डिपेंड करेगा चेंज, क्योंकि जितने ज्यादा लेंथ होगी उतने ज्यादा एटम्स होंगे, उतने ज्यादा उनके बीच जब गैप बढ़ेगा तो उतने टाइम वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइन। तो अब इन दोनों को आप कंबाइन करते हैं तो देखिए क्या आएगा, डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L डेल्टा T। ये समझ में आया? चेंज इन लेंथ। अब डेल्टा L इक्वालिटी अगर आप लगाते हैं तो यहां पे जो एक टर्म यूज होता है बेटा अल्फा, वो भी ऐसा ही है, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूं। नहीं तो आप कहोगे सर इक्वल क्यों लगा दिया, और वो प्रोपोर्शनैलिटी साउंड साइन है। ये जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी है बेटा, ब्लू कलर से जो पहले देखा रखा था, अब वो अल्फा है, ठीक। और ये जो अल्फा टर्म है, हाँ जी, इसे आप कहते हैं, ये कांस्टेंट है, अल्फा इज अ कांस्टेंट, और इसे आप कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कई बार थर्मल कोफिशिएंट भी कह देते हैं, हीट के साथ रिलेटेड है, ठीक है जी। तो हमने आपसे कहा कि चेंज इन लेंथ जो है वो
ओरिजिनल लेंथ के बराबर होगा और साथ में जो टेम्परेचर चेंज आपने किया इस पे डिपेंडेंट। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू, एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला बन गया, डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी। ठीक, तो अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है, बोले एसआई यूनिट ऑफ अल्फा बता दीजिए। हाँ जी, तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ की मीटर, लेंथ की मीटर, मीटर और मीटर कट गए, ये आपका आ गया K-1। ठीक है, K इनवर्स, या कई बार आप डिग्री C इनवर्स भी लिख देते हैं, बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर की बात है, आप केल्विन में लीजिए चाहे डिग्री C में लीजिए, बात एक ही है। फाइन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मली तो आप अल्फा को कांस्टेंट मानते हैं, हाँ लिख लीजिएगा इसको, अल्फा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बट variation is very small for a small range of temperature। ठीक है, मतलब अगर मैं 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाऊं तो हो सकता है अल्फा में चेंज आ जाए, बट अगर मैं 20-30 डिग्री का वेरिएशन गैप दे रहा हूं, टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, तो अल्फा में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो आज के बाद जब तक आपसे कहा ना जाए, क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए कि अल्फा वेरिएबल है, आप अल्फा को हमेशा क्या लेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अल्फा इज एज्यूम्ड कांस्टेंट unless until specified। ठीक है जी, जब तक कहा ना जाए, क्वेश्चन में आपको बोलेगा वो कि आपका जो अल्फा है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तभी आपको कुछ और मानना है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास हो गया लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। अच्छा, यहीं पे मैं आपको इसको कैलकुलस के टर्म्स में लिखना भी सिखा दूं। देखिए, डेल्टा एल क्या होता है, चेंज, तो आप कैलकुलस में डिफरेंशिएशन के टर्म्स में से कैसे लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 1/L dL बाई dt। ये कब है, जब मेरे पास स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर हो और स्मॉल चेंज इन लेंथ हो। ये आगे यूज में आएगा, तो मैं यहीं पे आपको लिखा दे रहा हूं, बट आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो क्या याद रखना है, हमने आपसे कहा डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा, न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, एल न्यू, ये आपकी हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल, इसको आप लिख सकते हैं एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, या एल को आप कॉमन ले लीजिए, ये आपके पास हो जाएगी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कुछ बात समझ में आई? तो ये न्यू क्या है, ये जो नया टेम्परेचर आपका T प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर है उस पे लेंथ। इस पूरे को नोट कीजिए, फिर इसी चीज को रिपीट करते हैं एरिया के लिए, बिल्कुल सिमिलर वे में एरिया और वॉल्यूम के लिए भी होगा, बस आपका एक कांस्टेंट चेंज होगा। पहले इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। जैसे हमने लीनियर एक्सपेंशन को देखा, बिल्कुल वैसे ही एरिया एक्सपेंशन को, और अब आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी। अब आप कहेंगे चेंज इन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया and change in area is also proportional to change in temperature। फाइन, यहां से आप कह सकते हैं डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी,
यहीं से आप कह सकते हैं डेल्टा ए इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट यहां पे अल्फा नहीं होगा, यहां पे बेटा कांस्टेंट जो है उसे कहते हैं बीटा, बीटा ए डेल्टा टी, बीटा ए डेल्टा टी। फाइन, ये हमारा क्या आया, डेल्टा ए। अब अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज ए न्यू, तो आप मुझसे कहेंगे सर ए प्लस नया एरिया जो है, चेंज इन एरिया, ओरिजिनल एरिया प्लस चेंज इन एरिया, ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बीटा ए डेल्टा टी, एरिया कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, जैसे एल न्यू था, एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वैसे ही आपका बन गया ए न्यू इज इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और बीटा की जो वैल्यू आई वो आपकी क्या आ गई, देखें जरा, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। ठीक है, और अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है, स्मॉल चेंज आपने कहा, तो बीटा को आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 1 बाई ए डी ए बाई डी टी। नोट कीजिएगा, यहां पर बीटा को कहते हैं बेटा थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। ठीक है जी, चलिए, और लास्ट वाला भी क्यों छोड़े, इसको भी देख लेते हैं, दैट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब अल्फा बीटा, यहां पे जो कांस्टेंट आएगा उसे क्या कहेंगे, गामा। तो यहां पे आप कहेंगे चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू V गामा डेल्टा टी। ठीक है, ये आपका गामा जो है ये आपका क्या कहलाएगा, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्लियर हो गया। अब अगर आप नए वॉल्यूम की बात करेंगे, V न्यू, तो ये आपका हो जाएगा V प्लस डेल्टा वी, डेल्टा वी की वैल्यू यहां पे रखेंगे V प्लस V गामा डेल्टा टी, और V कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा V 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो V न्यू आपका आ गया V 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है जी। अच्छा, एक टर्म है, मुझे पता नहीं आप लोगों ने पहले सुना कि नहीं सुना, आइसोट्रोपिक, सुना है कहीं, आइसोट्रोपिक सॉलिड। हाँ जी, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है जिसमें प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंडेंट नहीं होती एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे। पहले इसको नोट कर लीजिए, आइसोट्रोपिक मीन्स property not changing with direction, not changing with direction। अभी बता रहा हूं डायरेक्शन का मतलब क्या है, not changing with direction। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज मेरे पास एक प्लेट है, फाइन,
अब इस प्लेट में आप कह सकते हैं सर इसको हमने लेंथ माना, इसको हमने ब्रेड्थ माना, फाइन। अब मेरे पास एटम ऐसे भी होंगे, लेंथ में भी और ब्रेड्थ में भी होंगे। लेंथ जो में भी एटम अरेंज होंगे और ब्रेड्थ में भी होंगे। अब जो अल्फा है, चाहे आप एक्स एक्सिस पे जाइए चाहे आप वाई एक्सिस पे जाइए, अल्फा की वैल्यू, मैं इसे अल्फा एक्स कह दे रहा हूं या अल्फा वाई, ये दोनों बराबर होंगे। ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे अलग अलग नहीं होंगे। अगर ये अलग अलग नहीं है तो इसे क्या कहेंगे? आइसोट्रोपिक, अदरवाइज कहेंगे नॉन आइसोट्रोपिक। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस केस में अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा वाई इज इक्वल टू अल्फा जेड, ये हो जाता है बेटा। और इन सब को आप कहेंगे अल्फा। ठीक है, तीनों जो है आपके वो तीन ही एक्सिस होंगी, तीन डायरेक्शन होंगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो तीनों एक्सिस पे आपकी जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन आइसोट्रोपिक की, अब क्या हो गया? यहां पे आपको क्लियर है कि भाई जब हम नॉन आइसोट्रोपिक की बात कर रहे हैं तो अल्फा एक्स, अल्फा वाई एंड अल्फा जेड तीनों अलग अलग होंगे। हाँ जी, अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड ऑल डिफरेंट, या एटलीस्ट टू तो डिफरेंट होंगे होंगे। कुछ बात समझ में आई? चलिए, तो अब ये समझा क्यों रहा हूं, ये वाली चीज आती है। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि आइसोट्रोपिक सॉलिड है, आइसोट्रोपिक सॉलिड है, तो बेटा बीटा की वैल्यू 2 अल्फा और गामा की वैल्यू 3 अल्फा होगी। अभी प्रूव करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। और फिर हमने आपसे कहा अगर हम नॉन आइसोट्रोपिक ले रहे हैं, नॉन आइसोट्रोपिक, ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि मेरा बीटा अगर एक्स और वाई एक्सिस पे है, बीटा अगर एक्स और वाई एक्सिस पे है तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई के बराबर। समझ में आ रहा है? लेंथ एक्स एक्सिस में जो चेंज आ रहा है वो कोफिशिएंट क्या है? अल्फा एक्स, और वाई एक्सिस पे जो आ रहा है वो अल्फा वाई। इसी तरह से अगर मेरा एरिया जो है वो वाई जेड एक्सिस पे, बीटा वाई जेड, तो क्या हो जाएगा? अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। कुछ बात समझ में आ रही है? और इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं बीटा, कौन बचा? एक्जेड, बीटा एक्जेड, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा जेड। नोट करो। ठीक है, और गामा की जब आप बात करेंगे तो गामा कितना हो जाएगा? अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। और इसको मैं आपको आइसोट्रोपिक के लिए प्रूफ करके दिखा रहा हूं, वॉल्यूम के लिए गामा के लिए दिखा रहा हूं, बीटा के लिए आपका होमवर्क होगा। ठीक है, देखिए, relationship between gamma and alpha for isotropic solid। ठीक है जी, रिलेशनशिप बिटवीन गामा एंड अल्फा फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड। अच्छा, जरा सी पहले मैं आपको गामा की वैल्यू दिखा दूं। गामा को हमने क्या कहा था? 1/v
डीवी बाई dt, यही तो कहा था, ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक क्यूब ले लेता हूं, L बाय एल का, ठीक। तो आपको पता है वॉल्यूम मेरा क्या हो गया, L क्यूब। मैं प्रूव इससे कर रहा हूं, बट दिस इज ट्रू फॉर ऑल क्यूबॉइड, किसी भी के लिए भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो गामा इज इक्वल टू 1/v dv बाई dt, ये मैंने लिखा। अब देखिए मैं यहां से गामा को क्या लिखूंगा, v की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं 1/l क्यूब dl क्यूब बाई dt, और आपकी जो लेंथ है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक। तो अब डिफरेंशिएशन आपको आता है, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। गामा इज इक्वल टू 1/l क्यूब, इसको आप क्या लिखेंगे, 3l स्क्वायर dl बाई dt, चेन रूल लगा लेंगे, 1/l क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3l स्क्वायर dl बाई dt, ओके। तो अब आप देखेंगे गामा क्या आ जाएगा, 3/l dl बाई dt, और ये dl बाई एल dt ये आपका अल्फा होता है। तो आप यहां पे लिखेंगे गामा इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा, गामा इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा, ये हमने प्रूव कर दिया। और बिल्कुल ऐसे ही आप प्रूव करेंगे बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा, वहां पे ए आप क्या लेंगे, एल स्क्वायर, ठीक है, और डिफरेंशिएट करके इसको प्रूव करेंगे, वो आपका होमवर्क है, नोट कीजिए, फिर आगे बात करें।